मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसा, सहआचार्य इतिहास, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदी। जैसा कि हमारी पिछली 2 क्लास में चर्चा चल रही थी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास जानने की स्रोत, जिसके अंतर्गत हम सल्तनत काल में जो स्थिति है उसके बारे में इतिहास जानने के मुख्य जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें अब तक हमने जो बात की थी वो सल्तनत काल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, वो चाहे अलबरूनी की बात करें, चाहे हम उलूपी की बात करें, चाहे हसन निजामी की बात करें। कल हमने चर्चा की थी अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो की जो 6 रचनाएं थी, जिससे खासकर हमें खिलजी राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, और उससे हमने ये जानने का प्रयास किया कि उसकी जो 6 रचनाएं थी, चाहे मिफ्त उल फतह हो, किराने उल सादर सदाइन हो, चाहे खजाइने उल फतह हो, चाहे आशिका हो, इन सब से जो हमें जानकारी मिली, उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। और सल्तनत काल के अंतर्गत जो एक सबसे प्रमुख इतिहासकार हुए वो है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में जैसा कि उल्लेखित है कि जियाउद्दीन बर्नी जिसने तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी जिसका जन्म बलबन के शासनकाल में हुआ, वो एक उच्च कुलीन परिवार से उसका संबंध था। कहा जाता है कि जियाउद्दीन बर्नी अमीर खुसरो जैसे उसके परम मित्र थे, और मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसने महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया, और उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक जब वो पहुंचा, तो कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुछ फिरोज शाह तुगलक के बीच में और बर्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद था। इस कारण से फिरोज शाह तुगलक ने उसे जेल में डाल दिया, और यही कैद रहते हुए उसने अपने इस ग्रंथ की रचना की, जिसे हम तारीख फिरोजशाही के नाम से जानते हैं। तारीख फिरोजशाही ग्रंथ जो लिखा गया वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जब ये ग्रंथ लिखा गया, कहते हैं कि वो इस ग्रंथ को सुल्तान को देना चाहता था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वो सुल्तान के पास में नहीं पहुंच पाया, और अंत में 75 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। बात हम ये करें कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो लिखा गया तारीख फिरोजशाही है, इस ग्रंथ से हमें न केवल खिलजी वंश के बारे में, बल्कि गुलाम वंश खासकर बलबन के शासनकाल की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसा कि उल्लेखित है कि उसने इस ग्रंथ के अंदर जो बातें कही है, उसने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, जैसा कि बताया जाता है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्थापित की थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो सैनिकों को कम वेतन में आसानी से सभी सुविधाएं मुहैया कराना चाहता था, उपलब्ध कराना चाहता था, और इस बात का उल्लेख बर्नी ने अपनी इस कृति के अंदर किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यदि हम करें कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने अपने इस ग्रंथ में किया है। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 के अंदर राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी परिवर्तन दिल्ली के स्थान पर उसने दौलताबाद को जब उसने अपनी राजधानी बनाया, तो दौलताबाद को राजधानी बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, यहां बर्नी लिखता है कि दिल्ली से दौलताबाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया, उसके पीछे उसकी मंशा थी कि वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रखना चाहता था, मंगोल आक्रमण से अपनी राजधानी को वो सुरक्षित रखना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने अपनी राजधानी को दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद में हस्तांतरित किया। कहने का अभिप्राय कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो योजनाएं स्थापित की गई थी, उन योजनाओं के बारे में खासकर बर्नी यहाँ लिखता है, और मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में नहीं, बल्कि उससे पहले के सुल्तानों के बारे में भी, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन खासकर फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में एक जो प्रमुख योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। यहां सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, उसमें बर्नी अपनी तारीख फिरोजशाही में लिखता है
यहां बर्नी की एक धर्मांधता स्पष्ट झलकती है। बर्नी एक कट्टर मुस्लिम लेखक की बातें लिखता है कि जब सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और उस समय उसने तांबे या कांसे का सिक्का चलाने का निर्णय किया, तो उसकी ये योजना जो विफल हुई, उसका वो कारण गिनाता है। वो ये लिखता है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। कहने का अभिप्राय कि वो एक स्पष्ट करता है कि जब सुल्तान ने यह आदेश पारित किया कि आज से तांबे के या कांसे के सिक्के चलाए जाएंगे, और जब उसकी योजना विफल हुई और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस आदेश को जब वापस लिया और उसने कहा कि लोग जिनके पास में तांबे या कांसे के सिक्के हैं वो वापस राजकोष में जमा करा दें और बदले में चांदी के सिक्के ले जाए, तो लोगों ने अपने बर्तनों को तोड़ तोड़ करके सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया। तब बर्नी यहाँ लिखता है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। इससे स्पष्ट है क्या हिंदुओं ने ही उस समय के अपने बर्तनों को तोड़ तोड़ करके सिक्के बनाए? तो यह स्पष्ट रूप से यह झलक मिलती है कि बर्नी एक कट्टर मुस्लिम लेखक की बातें कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के प्रति जो अपनी जो एक तरीके से कट्टरता है उसको यहाँ प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था, इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को जो उसने स्थापित किया और उस बाजार नियंत्रण व्यवस्था में सैनिकों को कम जो वेतन है उनका, जो उस वेतन पर कम वेतन पर उसको आसानी से सैनिकों को सामान उपलब्ध हो सके, उसने एक तरीके से यहाँ बाजार के द्वारा सैनिकों के लिए आसानी से प्रत्येक वस्तुएं एक तरीके से स्थापित करवाई और वस्तुओं की उसने दर को कम नहीं किया था, बल्कि राज्य के द्वारा दरें जो निर्धारित की गई थी उन्हीं दर पर वो व्यापारी बेच सकता था। ज्यादा लेता तो सुल्तान उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था और बाजार नियंत्रण व्यवस्था के साथ साथ यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो योजनाएं स्थापित की गई थी उनका भी इसने जिक्र किया। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जिसके समय में बर्नी ने इस ग्रंथ की रचना की, बर्नी यहाँ फिरोज शाह तुगलक की न केवल धार्मिक नीति के बारे में बल्कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए, जो प्रशासनिक सुधार किए, उनका वो जिक्र अपने इस ग्रंथ के अंदर वो करता है। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जिसने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत चाहे उसने दारुल सफा की स्थापना की, राजकीय चिकित्सालय, चाहे उसके द्वारा दीवाने बंदगान दासों के लिए अलग से उसने विभाग स्थापित किया, चाहे उसके द्वारा जो गरीब परिवार की जो लड़कियां थी उनकी शादी के लिए उसके द्वारा जो आर्थिक मदद राज्य के द्वारा दी गई, उसका भी जिक्र बर्नी यहाँ लिखता है। दूसरा ओर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पहली बार सल्तनत काल के अंदर जो बेरोजगारों के लिए जो रोजगार कार्यालय एक तरीके से उसके द्वारा स्थापित किया, उसका भी जिक्र यहाँ बर्नी लिखता है। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में और उसके द्वारा जो धार्मिक उसकी जो कट्टरता की नीति थी उसको भी यहाँ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का वो एक ऐसा सुल्तान था जिसने यहाँ अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति को स्पष्ट करते हुए जजिया कर, जो कि अब से पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया जाता था, उसने अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति का परिचय देते हुए यहाँ ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसलिए कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का वो पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। क्योंकि बर्नी लिखता है क्योंकि उसका फिरोज शाह तुगलक का जन्म एक हिंदू मां के गर्भ से हुआ था और वो उलेमा वर्ग को यह स्पष्ट करना चाहता था, ये बताना चाहता था कि यद्यपि मेरा जन्म एक हिंदू मां के गर्भ से हुआ है, लेकिन राज्य के प्रति जो धर्म की नीति है उस नीति में भी किसी प्रकार का कोई यहाँ परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए उसने यहाँ धार्मिक कट्टरता की नीति का परिचय देते हुए यहाँ
ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इस तरीके से यहां हमें जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही, उस ग्रंथ से हमें विशेषकर ये जो 3 सुल्तान हुए, वैसे तो बलबन के बारे में भी उसने लिखा है, लेकिन खासकर हम यहाँ देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार और उसके सामाजिक सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात जो हम करेंगे, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि तारीख फिरोज शाही, या उससे पहले हम अमीर खुसरो की रचनाओं की बात कर चुके हैं। इसी दरमियान यदि हम बात करें कि इन लेखकों के साथ साथ यहाँ कुछ विदेशी यात्री भी आए, और उन यात्रियों में एक प्रमुख जो यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता जो कि 1333 में वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यहाँ आया, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जब वो आया तो मोहम्मद बिन तुगलक उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने दिल्ली का काजी बनाया। कुछ समय पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के और उसके बीच में थोड़ा सा मतभेद हुआ, लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा, और उसके पश्चात उसने हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों का न केवल भ्रमण किया, और अंत में भ्रमण करने के पश्चात जो अपने देश वापस लौटा, उस लौटने के पश्चात उसने अपने एक यात्रा वृत्तांत की एक तरीके से रचना की, जिसे किताबुल रहला के नाम से जाना जाता है। रहला, इब्न बतूता का रहला। इब्न बतूता ने अपने इस ग्रंथ रहला के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में स्पष्ट किया है, उसमें कहता है इब्न बतूता कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर जो दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया, उसके पीछे उसकी जो मंशा थी वो दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। वो यह क्या लिखता है रहला के अंदर कि आए दिन दिल्ली की जनता उसे परेशान किया करती थी, उसके महल की छत पर गाली गलौज भरे हुए पत्र डाला करती थी। सुल्तान इससे चिढ़ गया, और चिढ़ने के पश्चात उसने दिल्ली की जनता को सबक सिखाने का निर्णय लिया, और उसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी अर्थात जिसका नाम परिवर्तित करके दौलताबाद रखा, उसे राजधानी बनाने का निश्चय किया। पूरी राजधानी उजड़ गई, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, या इब्न बतूता लिखता है, और उसके पश्चात लोगों को यहाँ से जाने का आदेश दिया गया। लोग परेशान हुए, और परेशान होने के बाद में जब लोग सुल्तान के पास गए तो सुल्तान ने अपना इस निर्णय को भी वापस ले लिया। तो यहाँ कुछ इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार इब्न बतूता के इस मत से हालांकि सहमत नहीं होते हैं, कि वो कहते हैं कि दिल्ली की जनता को परेशान करना एक तुच्छ कारण राजधानी परिवर्तन के पीछे सुल्तान का नहीं हो सकता। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि इब्न बतूता ने जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो जानकारी प्रदान की है, वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। दूसरी बात यहाँ ये मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जो अभी हम बात कर रहे थे, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था के अंदर प्रत्येक वस्तु का जो दर था, कीमत थी, उस कीमत की पूरी सूची यदि हमें किसी ग्रंथ के अंदर, किसी अन्य समकालीन ग्रंथ के अंदर यदि प्राप्त होती है, तो वो इब्न बतूता का रहला, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया। और न केवल उसने उसका वर्णन किया, बल्कि प्रत्येक वस्तु की कीमत को उसने अंकित किया है, और उसने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सुल्तान ने किस प्रकार से इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित किया। इसी प्रकार से हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।